सो गाइज ये है एक रिक्वेस्ट वीडियो। अंकुश तारा की जो छोटी सी नन्ही परी है, छोटी सी बिटिया रानी है तारा, उसका कंडीशन क्रिटिकल बताया है डॉक्टरों ने। जो जिसका डर था वही हुआ। पिछले जब से अंकुश ने 2-4 दिन पहले या एक वीक पहले जब से डिस्क्लोज किया है ये मैटर कि उनकी बेटी के दिल में छेद है, सब लोग यही सोच रहे थे कि चलो जो भी माता रानी ने, ऊपर वाले ने किया उसको एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। बट चलो कि वो छेद छोटा है, वो भर जाएगा। बट कहीं ना कहीं परवल में जब वो लोग गए तो इस चीज़ को डॉक्टरों ने पूरी तरीके से केस जो है वो बदल दिया। डॉक्टरों ने नहीं बदला। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब ये लोग यहाँ पे कराए थे तो वो छेद 2 mm का दिखा था। बट परवल में स्पेशलिस्ट इसीलिए कहा, जब डॉक्टरों को कुछ भी शंका होती है ना तो वो स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। तो परवल में हार्ट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड के डॉक्टर, पेडियाट्रिशियन, हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, एडवांस मशीनें होती हैं। वहाँ जब चेक हुआ तो वो जो छेद 2 mm था वो छेद सीधे 12 mm डॉक्टरों ने बताया। ये सुनते ही अंकुश और स्वाति दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और खिसकना भी लाजमी था वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये परेशान थे कि 3 छेद है। एक छेद तो बहुत छोटा सा है जो नॉर्मली डॉक्टर ने बताया है कि 1 से 1.5 महीने में भर जाएगा, या फिर ऑलमोस्ट जो 2 mm का छेद है उसको डॉक्टर ने बताया है कि 3 महीने में वो भर जाएगा। इन्होंने सोचा था कि 2 छेद 2 mm के हैं जो 3 महीने में दवाइयों से भर जाएंगे। जो एक छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, वो ऐसे ही भर जाएगा। मतलब दवाई तो चल ही रही है, बिना दवाई के तो भरेगा नहीं। और दवाई क्यों चलाई जाती है आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि जब बच्चों की हाइट बढ़ती है, उम्र के साथ हाइट बढ़ती है, तो जो हार्ट के छेद होते हैं अगर मेडिसिन नहीं चलाई जाती है तो वो छेद बढ़ने लगते हैं। क्योंकि आर्गन बढ़ते हैं ना तो स्टेज होके वो बढ़ने लगते हैं। तो डॉक्टरों ने बताया था कि 2 mm के छेद हैं जो मोस्टली 3 महीने में भर जाएंगे दवाइयों से। तो अंकुश और स्वाति और या फिर फैमिली परेशान तो थी, बट ये लगा कि चलो माता रानी ने प्रॉब्लम तो दिया है, बट कोई नहीं, 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये परवल गए, परवल में इन्होंने जब इनको फिर से इको कराया गया, उसमें जो छेद आया वो 12 mm आया। अब ये सुनने के बाद सोचिए पेरेंट्स की क्या हालत होगी। जो बच्ची है उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 12 mm जो उस बच्ची का हार्ट का शेप आया है वो 20 mm आया है। अब बताओ 20 mm के हार्ट में 12 mm का छेद है। अंकुश ने इस चीज़ को सीधे क्लियर किया है कि 12 mm मतलब जो हम फिंगर रिंग पहनते हैं ना, तो जो गोला होता है ना, सर्कल होता है, उस सर्कल के बराबर। अब आप लोग कहेंगे कि अलग अलग फिंगर रिंग के अलग अलग शेप साइज होते हैं, तो 12 mm आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल जो फिंगरिंग का होल होता है ना, उतना बड़ा, मतलब ये ऑलमोस्ट सोचिए कि 20 mm के हार्ट में 12 mm का छेद डॉक्टरों ने बताया है, मतलब छेद है। अब जब परवल में ये चीज़ बताई गई तो अंकुश को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। डाइजेस्ट मीन्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या सच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, दो जगह की रिपोर्ट इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट कैसे हो सकते हैं। जब वहाँ पे जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पे जब डॉक्टरों ने 2 mm के 2 छेद बताए थे, तो 2 mm से सीधे 12 mm वो छेद कैसे हो गया। बट परवल में डॉक्टर ने बोला कि जहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया है वहाँ कभी 1 आध 2 बार वो टेस्ट होते हैं, तो वहाँ जो मशीनें हैं वो एडवांस नहीं है। बट हमारे यहाँ इन अ डे कम से कम 100 बच्चों के टेस्ट हम लोग करते हैं। तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, हमारे यहाँ मशीनें हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल ही स्पेशल उसके लिए ही है। तो हमारे यहाँ गलतियाँ नहीं होंगी। पर फिर भी हमको उसको लग रहा था कि बच्ची है, कहीं गलती ना हो जाए, तो वो फिर से आए। और इटावा में, लखनऊ में, हर जगह वो गए हैं। वहाँ से इवन वो पीजीआई भी गए हैं लखनऊ के, वहाँ से उन्होंने राय लिया है। ऑलमोस्ट उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया होता कि जितने भी
चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा। मैं मोस्ट से मोस्ट मतलब बहुत सारे ओपिनियन जब आदमी को लेना भी चाहिए, अगर वो नहीं लेते तो सोचिए परवल वाला या तो नहीं जाते और वो अपने यहाँ ट्रीटमेंट कराते, उनको लगता दवाइयों से भर जाएगा। बट डॉक्टर ने परवल भेजा ही था कि सिर्फ 99% है कि वो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, बट 1% बस है कि वो दवाइयों से नहीं ठीक होगा। तो आप इसके लिए परवल चले जाइए। और वो 1% अंकुश ने बोला कि सिर्फ वो 1% 120% बन गया, जब हमें पता चला कि 2 mm नहीं 12 mm छेद है। फिर ये गए हैं पीजीआई में, इनके साथ कोई रिलेटिव नहीं, इटावा में ही कोई इनके या रिलेटिव हैं जो पहले पीजीआई में थे, उनसे भी कांटेक्ट किया है। सारे लोगों से कांटेक्ट के बाद मतलब कंक्लूजन ये निकला है कि इनको पता चला कि भाई हमें किसके साथ जाना है, क्योंकि कन्फ्यूजन से तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसके लिए एक एक दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको जो भी करना है, जो वो प्रॉब्लम है उसको हील करने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अब बात ये हुई है कि सीधे डॉक्टर ने बता दिया कि इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। क्योंकि परवल बेस्ड है इसके लिए, तो परवल की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। फिर से इन्होंने इको नहीं कराया है, आपको पता हो कि बार बार अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी ये सब नहीं कराना चाहिए। 2 बार ऑलरेडी कराया जा चुका है, क्योंकि उसके थ्रू ना रेज जो अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रा रेज होते हैं या फिर जो रेज जाता है, क्योंकि रेज के थ्रू ही जो अंदर आर्गन्स है उसके फोटो आते हैं, तो वो भी हार्म करता है। तो डॉक्टर कभी भी प्रीफर नहीं करेगा कि 2 आपने करा दिया तो तीसरा भी कराओ। तो डॉक्टर ने यही बोला है कि परवल की रिपोर्ट गलत नहीं होगी, तो आप परवल के साथ ही जाइए। और शायद परवल वाले ने इनको ऑलमोस्ट 1.5 महीने कुछ ऐसे इसके बाद बुलाया है, जब इनकी बेटी 2 महीने की हो जाएगी। तो अल्टरनेटली ऑप्शन यही निकला है, सीधे डॉक्टर ने बोला है कि बच्ची को ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन या तो 6 महीने में करना पड़ेगा, 8 महीने नहीं 8 महीने में करना पड़ेगा, 3 साल में करना पड़ेगा या 11 साल में करना पड़ेगा। वो बच्ची के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब इसकी बॉडी उस ऑपरेशन के लिए रेडी होगी। क्योंकि जब एक तो हार्ट का छेद बहुत बड़ा है, तो जब इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी को प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑपरेशन दे मतलब कि ऑपरेशन लंबा चलेगा, आप लोगों को पता है ऑपरेशन जितना लंबा चलता है उतना ज़्यादा हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। बट यहाँ पे अंकुश की एक बात मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगी, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का 8 महीने में ही ऑपरेशन हो जाए। क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो आ गई, बट बीइंग ए पेरेंट्स वो ये चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम आई है जल्दी से हम उससे बाहर निकल जाएं। उनका कहना भी बिल्कुल सही है कि हमारी बच्ची अभी छोटी है, कल को जब वो बड़ी होगी, मेरे बेटे की एज की होगी, और अगर वो बोलेगी कि पापा मैं सही से सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं थक जाती हूँ जल्दी, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, तो बताइए मेरी कंडीशन क्या होगी उस टाइम पे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छे से ग्रो करे, जैसे वो हमेशा मेरे बेटे के साथ खेले। तो मैं ये शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का बचपन न छीने। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्ची को इतना अच्छे से ट्रीट करें कि वो 8 मंथ में ही प्रिपेयर हो जाए। मैंने अंकुश की वीडियो पे भी ये बात बोली है कि अगर आपको लगे तो आप हमसे भी इंस्टाग्राम वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो उन लोगों के ऊपर एक तो वो बड़े यूट्यूबर्स हैं, और वो इस टाइम पे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेजर है, तो उनके पास कैसे टाइम होगा क्या होगा। बट मुझे लगता है कि जब उनको लगेगा तो वो कांटेक्ट, देखो बच्चे के लिए ना आदमी को एक एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है कि कहीं से मिस्टेक ना हो जाए। तो इस वे में मैंने उनको मैसेज डाला हुआ है, देखते हैं। बट वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई उनको, जैसे वो दूध जो है बच्ची को, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बॉडी को आप अच्छे से ऐसा करिए कि बॉडी प्रिपेयर हो जाए ऑपरेशन के लिए। तो माँ का तो दूध पिए ही पिए, क्योंकि बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं ना, तो मुझे लगा है कि क्योंकि डॉक्टर ने बोला है फार्मूला मिल्क देने को, तो शायद माँ के दूध से उसकी बॉडी उतनी अच्छी ग्रो नहीं करेगी। ऐसे नहीं कि माँ का दूध नुकसान करेगा, नहीं, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें प्रोवाइड करें कि वो अच्छे से ग्रो करें। मतलब कि उस एज में एक बच्चे को अगर माँ का दूध सफिशिएंट हो रहा है, इसके बाद भी उस बच्ची को और भी ज़्यादा और बेस्ट देने के ट्राई किया जा रहा है। डॉक्टर चाह रहा है कि जल्दी से बॉडी अच्छे से रेडी हो जाए और हम ऑपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें।
तो फार्मूला मिल्क पिलाने में बच्ची को आदत नहीं है, तो ड्रॉप से पिला रहे थे क्योंकि स्पून से नहीं पी रही थी। तो देखो स्पून से पिलाने के लिए ना एक टेक्निक होती है, हर किसी को नहीं आता है, वो मोस्टली बुजुर्गों का आता है, घर के बड़ों का आता है। जैसे जब मेरा बेटा एनआईसीयू में एडमिट था, मेरे बच्चे को जब जब बॉर्न हुआ वो, तो एनआईसीयू में एडमिट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो एनआईसीयू में एडमिट हुआ तो उसको जो वहाँ पे नर्स थे ना स्पून से दूध पिलाते थे। बट वो स्पून अजीब सा ऐसे ऐसे शेप रहता है, ऐसे करके ऐसे शेप होता है, आगे थोड़ा नुकीला होता है। तो बच्चे उससे ना दूध, बच्चों के माउथ में, माउथ एकदम छोटा होता है, तो अच्छे से दूध जाता है। तो मैंने यही बोला कि आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, बर्तन की शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे वो स्पून मिल जाएगा, वो लीजिए, उससे ईज़िली आप पिला सकते हैं। जैसे वो स्पून आज भी मैं अपने बेटे का रखी हुई हूँ मेमोरी के लिए, क्योंकि माँ के लिए बच्चों का बचपन सबसे ज़्यादा गोल्डन होता है। वो समय मतलब एक पेरेंटिंग जो होता है ना, एक गोल्ड मोमेंट होता है। तो एक माँ ना अपने बच्चों की हर चीज़ संभाल के रखती है। बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ के लिए वो अनमोल पल हमेशा हमेशा माँ अपने मन में, अपने आँखों में, अपने मन में बसा के रखती है। तो मैंने उनको वही बोला है कि, और जो घर के जैसे इनकी दादी है या फिर इनकी मम्मी है ना, तो वो उनको आदत होगा, शायद वो पिला सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी को पता था, मुझसे मेरा बेटा नहीं दूध पी पाता था, बट मैं वो वाले स्पून से पिलाती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में माँ को ज़्यादा अलाउ होता है बच्चों में दूध पिलाने जाती थी। तो वहाँ तो एक पंपिंग मशीन जो होता है ना मिल्क के लिए, वो भी वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता था, या फिर वो फार्मूला मिल्क जब भी मैं देती थी तो उसी स्पून से पिलाती थी। बट घर आने के बाद ना मम्मी नॉर्मल भी, मेरी मम्मी नॉर्मल स्पून से भी पिला देती थी, तो वो एक एक्सपीरियंस भी होता है। और शायद बच्ची बड़ी होगी, उसको धीरे धीरे आदत होगी ना, तो उससे रिस्पॉन्ड करने लगेगी। तो मैंने उनको ये भी बताया है कि आप ऐसे ऐसे करिए। प्लस जो लंग्स होता है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना नेचुरल एटमॉस्फेयर में आप रखेंगे ना, तो लंग्स भी अच्छे से, क्योंकि आर्गन्स भी अच्छे से ग्रो होने चाहिए। तो मैंने कहा कि आप उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर, 10-15 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट, 20 मिनट तो आप छत पे लेके टहलिए, अच्छी हवा उसको मिले। सन डॉक्टर ने तो बोला ही है कि सनलाइट में उसको रखिए, सुबह की धूप उसको दिवाइए, जब से उसको ये हुआ है, जॉन्डिस हुआ है। इसके साथ-साथ मैंने ये बोला है कि जैसे घर में कुछ ना एयर प्यूरीफायर प्लांट्स भी रखने चाहिए, क्योंकि आज की हवाएँ बहुत गंदी हैं, बहुत, मतलब कि दिल्ली वगैरह में तो बहुत पॉल्यूशन है। मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करती हूँ कि एयर प्यूरीफायर प्लांट रखो, जिससे आपके घर की जो एयर है ना वो प्यूरीफायर हो। और जो भी इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट्स होते हैं ना, वो बहुत लो मेंटेनेंस होते हैं। उनको ना बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, ना खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। एरिका पाम वगैरह स्नेक प्लांट ऐसे हैं कि आप वीक में एक बार पानी दोगे ना, अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो आप जैसे आपका बेडरूम है वहाँ पे रख दो, बट विंटर में हटा देना, क्योंकि विंटर में क्या होता है, या फिर जब वाटरिंग करते हो तो बाहर रखो फिर अंदर रखो, तो उसका मॉइस्चर रूम में रहेगा, ठीक है। बट अभी समर है, क्योंकि हर जगह अभी क्या है ना कि पुणे में ठंडी यहाँ है, यहाँ पे ठंडी जल्दी आ जाती है पुणे में। बट उस उधर साइड में, अगर यूपी बिहार और साइड में आप बोलो, तो उधर अभी समर चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, तो उधर ये सारे प्लांट अभी के लिए इंडोर के लिए, घर के लिए, रूम के लिए ना बहुत अच्छे हैं। तो मैंने यही बोला कि कुछ इंडोर प्लांट्स रखो, जिससे उसको ना, इंडोर प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन रिच इंडोर प्लांट्स होते हैं, उसको भी उस बच्ची के सराउंडिंग में रखो, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, उसके लंग्स को। जिस तरह डॉक्टर बोल रहा है ना कि मदर दूध के साथ फार्मूला भी दो, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटेक करे, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बॉडी ग्रो करे। उसी तरह से लंग्स ग्रो करने के लिए एयर का भी ध्यान रखना चाहिए, कि आपको उसके आसपास एयर प्योरीफायर प्लांट्स रखो, जिससे सुबह में आप विंडोज वगैरह ओपन कर दो, सुबह में आधे घंटे की वॉक, या फिर कोई लेके उसको और छत पे बैठ जाए, तो छत पे नेचुरल हवा होती है। और सुबह की जो हवा होती है ना, पॉल्यूटेड नहीं होती है, क्योंकि सुबह व्हीकल वगैरह इतने ज़्यादा नहीं चलते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं रहते हो तो सुबह की हवा ज़्यादा प्योर होती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो, बाकी तो ऊपर वाला है, सब कुछ अच्छा करेगा। और मैं अपने व्यूअर्स से चाहती हूँ, अगर आप लोग अंकुश का वीडियो देखते हैं, तो अंकुश ने आज एक रिक्वेस्ट किया है कि इस टाइम पे मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो, सॉरी, आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो कि आप लोग मेरे वीडियोज एटलीस्ट अपने दिन के 10-15 मिनट मुझे दो, मेरे पूरे वीडियोज देखो। और आप लोग पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं, जब आप उनके पुराने वीडियोज देखेंगे,
अभी की वीडियोज़ देखेंगे तो एक तो आप उनको जान पाएँगे, ऊपर से आप उनकी हेल्प भी कर पाएँगे। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप अंकुश को सपोर्ट करो। आप मोरल सपोर्ट कर रहे हो, अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो। उसके साथ-साथ उनको फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप उनकी वीडियोज़ देख के आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो। आज का वीडियो बस इतना ही है और मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। मैं अंकुश के मोस्टली एक मतलब कि मैं जब भी किसी को सपोर्ट करती हूँ, तो मैं वीडियो चला के भी ऐसे छोड़ देती हूँ। तो मैं अंकुश की वीडियो रोज़ तो देखती ही देखती हूँ, क्योंकि जब से मैंने सुना है उस बच्ची के बारे में ना, थोड़ा-सा मुझे कंसर्न होता है। मैं उसके ब्लॉग देखती हूँ। मैंने अंकुश को बहुत पहले से सब्सक्राइब करके रखा है। भले अंकुश की इमेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट देखो इमेज अच्छी हो नहीं हो वो अलग चीज़ है। ऐसी नहीं है कि अभी मेरी सोच बदल चुकी है अंकुश के बारे में। बट जब भैया ये जगत भैया की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस टाइम पे अंकुश के कुछ वो रोस्ट वीडियोज आते थे, तो मुझे थोड़ा सा इमेज इनका अजीब सा लगा था। बट क्या होता है, रोस्ट और रिएक्शन वीडियोज सामने वाले के ऊपर भी होता है, और जो चीज़ हम दिखाते हैं वीडियोज में सोशल मीडिया पे, वो सारी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें वैसी नहीं होती है। तो उसके बेस पे, उसके बिहाफ पे आप किसी के बिहेवियर को जज नहीं कर सकते हो। तो मेरी सोच भी बदल चुकी है बिल्कुल, और मैं सपोर्ट करती हूँ अंकुश को। मैं चाहती हूँ आप लोग भी सपोर्ट करो, और बस आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो ये मैंने बता दिया है। बस आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।